अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेव के चैप्टर से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। देखिए, फर्ज कर ले बच्चे, आपके सामने ये एक बाउंड्री है किसी मीडियम की। ठीक है, इसके ऊपर कोई और मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम है। अगर एक वेव इसकी बाउंड्री से आके टकराती है और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जब हो रही होती है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जी ट्रांसवर्स वेव। फर्ज कर लें एक वेव रेयर मीडियम से आई है, डेंसर मीडियम से उसने टकरा के वापस जाना है, यानी रिफ्लेक्शन कहाँ से होनी है, डेंसर मीडियम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी कि अगर एक वेव ने रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहाँ से जी, डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर डेंसर मीडियम से टकराना है तो अगर रेयर मीडियम से एक क्रस्ट जा रहा था, ठीक है जी, क्या जा रहा था, क्रस्ट, तो वो जो क्रस्ट है जब वो टकरा के वापस आएगा तो वो क्या बन जाएगा जी, वो ट्रफ बन जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। और अगर यहाँ से क्या जा रहा होता, ट्रफ जा रहा होता, तो क्या वापस आता, क्रस्ट वापस आता, जिससे मुराद क्या है कि इसका फेज चेंज हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका फेज चेंज कितना होगा, जिसको आप कह सकते हैं जी पाई रेडियन कह सकते हैं, या इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री इसका फेज चेंज हुआ। और अगर बात करें पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस इसका कितना होगा जी, λ/2। तो अब देख लेते हैं, अगर ऐसा हो कि रेयर मीडियम से टकरा के वापस आना हो, यानी रिफ्लेक्शन किस मीडियम से होनी हो, रेयर मीडियम से, डेंसर मीडियम से जा रही है वेव और रेयर से टकरा के वापस आना है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि अगर क्रस्ट जा रहा है तो वो जब वापस आएगा तो वो क्रस्ट ही आएगा, और अगर ट्रफ जा रहा है तो वापस जब आएगा तब भी वो क्या होगा, ट्रफ ही होगा। यानी यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे फेज क्या होगा जी, 0 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस। और इसी तरीके से अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो कितना होगा, वो भी 0 होगा। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स वेव के केस में। अब हम बात करते हैं किसके केस में जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या होगा कि अगर डेंसर मीडियम से हो रही है रिफ्लेक्शन, ठीक है, कौन से मीडियम से जी, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उस सूरत में अगर फर्ज कर ले मैं कंप्रेशन के लिए C इस्तेमाल करूंगा और रेयरफेक्शन के लिए R इस्तेमाल करूंगा, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर एक कंप्रेशन गया है तो वापस आएगा तो कंप्रेशन के तौर पे ही आएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए। और अगर एक रेयर फैक्शन गया है तो वो रेयर फैक्शन के तौर पे ही वापस आएगा, यानी जो इसका फेज चेंज है वो कितना होगा, 0 डिग्री, और पाथ डिफरेंस भी कितना होगा जी, 0। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रेयर मीडियम से टकरा के आए, यानी क्या हो जी, रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हो रही हो, तो उस सूरत में क्या होगा, वो कंप्रेशन जो है वो चेंज होके आएगा किस में जी, रेयर फैक्शन में, और रेयर फैक्शन किस में चेंज होके आएगा जी, कंप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेज चेंज कितना हो गया आपका, पाई रेडियन, या इसी के साथ क्या कह सकते हैं 180 डिग्री, और पाथ डिफरेंस कितना हो गया जी, λ/2। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। ये साउंड क्या है, बेसिकली साउंड भी एक एनर्जी की ही टाइप है, लेकिन ये साउंड कैसे पैदा होता है, ये वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो साउंड होता है बेसिकली ये वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि साउंड के लिए कौन सी 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, देखें, एक तो कौन सा जी, साउंड का सोर्स हो जिससे क्या हो, साउंड निकले। दूसरा क्या हो, वो मीडियम हो जिससे पास होके, जिसके थ्रू प्रोपेगेट होके ये साउंड कहाँ तक जाए, लिसनर तक। और तीसरा क्या होगा, उस साउंड को सुनने वाला यानी कि लिसनर। तो ये तीनों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो साउंड होता है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिच की है। पिच क्या होती है, पिच वो प्रॉपर्टी है जो एक श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान फ़र्क बताती है, यानी एक मोटी आवाज़ और एक पतली आवाज़ के दरमियान फ़र्क बताती है। ये जो पिच है ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे जी, पिच डिपेंड करती है आपकी किस पे जी, हम यहाँ लिख लेते हैं पिच
इज प्रोपोर्शनल टू क्या जी, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी अगर किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच भी क्या होगी, लाजमी तौर पे ज्यादा होगी, पिच भी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच ज़्यादा है, तो ये साउंड किस तरह का होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि फीमेल्स का जो साउंड होता है, फीमेल जो बोलती हैं उनका जो साउंड होता है, उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गई। अब हम बात करते हैं उस साउंड की जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। तो अगर ऐसा हो कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसकी पिच भी क्या होगी बच्चे, कम होगी। और अगर पिच कम होगी तो ये कौन से साउंड होते हैं, मेल्स का जो साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और पिच भी कम होती है। ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। अब हम देखते हैं कि लाउडनेस जो है वो आवाज़ की किस चीज़ के बारे में बताती है। लाउडनेस हमें इंटेंसिटी के बारे में बताती है, यानी जिस साउंड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ये डिपेंड करती है किस पे जी, इंटेंसिटी पे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो लाउडनेस है ये प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटेंसिटी के, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी को देखें तो इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी बच्चे होती है, इसको आई से शो करते हैं, ये बराबर होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सोर्स जिससे साउंड पैदा हो रहा है एंड लिसनर, ठीक है, सोर्स एंड लिसनर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास होती है इंटेंसिटी। अब लाउडनेस जो है एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो चीज़ क्या है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। हमारे कानों की जितनी सेंसिटिविटी है उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करती है। और सेंसिटिविटी किसकी, हेयरिंग डिवाइसेस की, ठीक है। जैसे हमारा कान है तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं जी, सेंसिटिविटी पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है लाउडनेस। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की, कि साउंड की क्वालिटी से क्या मुराद है। कोई भी साउंड सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ज़्यादातर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स पैदा करने की सलाहियत और उन ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स को कंट्रोल करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी वॉइस की। जैसे कि प्रोफेशनल सिंगर जो हैं उनकी साउंड की क्वालिटी अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि उनका कंट्रोल ज़्यादा होता है अपने हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो बेसुरे होते हैं वो खैर वो आपको पता है। तो चलें, ये क्या हो गया, रिलेटेड टू नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं साउंड लेवल की। साउंड लेवल जो है वो बेसिकली लाउडनेस की ही एक शक्ल है। जितना लाउडनेस ज़्यादा होती है उतना ही साउंड लेवल ज़्यादा होता है। और साउंड लेवल भी इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। साउंड लेवल का एक यूनिट होता है जिसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी डेसिबल कहते हैं, ठीक है। तो dB से इसको शो किया जाता है। तो अगर साउंड लेवल को मैं SL से शो करूं, ठीक है, किससे शो करूं जी, SL से, तो ये SL साउंड लेवल बराबर होता है 10 log I/I0। और ये SL किस में मेजर किया जा रहा है, डेसिबल्स में। तो ये आपके पास जो है वो साउंड लेवल मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इसकी डिपेंडेंस देखेंगे इलास्टिक मॉडुलस पे। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो फार्मूला होता है इसको देखने का, वो फार्मूला होता है V = स्क्वायर रूट ऑफ E/ρ, ठीक है। E क्या है, इलास्टिक मॉडुलस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के साथ, ठीक है। तो यानी हमने क्या देखा कि V यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलास्टिक मॉडुलस से, ठीक है। अब आप देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस में से इलास्टिक मॉडुलस किसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इलास्टिक मॉडुलस जो है वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा कम होता है और गैसेस का सबसे कम होता है। तो इसी तरीके से स्पीड वेरी करेगी, जो कि क्या होगी कि सॉलिड में स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और लिक्विड में उससे थोड़ी कम होगी और गैसेस में सबसे कम होगी। तो ये है इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। इस तरीके से ये वेरी करता है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, अगर क्या हो जी, डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो तो ये फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं V2/V1 और साथ इधर क्या आ जाएगा
E2 ओवर E1 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये फार्मूला बन जाएगा अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कंपोजिशन या एटॉमिसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। आया कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है। तो यहाँ पे हम गैमा की वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड गैमा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। क्या है जी, गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए होती है 1.67, डायटॉमिक के लिए होती है 1.48, ठीक है, और पॉलीटॉमिक के लिए होती है 1.29। तो आपने क्या देख लिया कि गैमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा मोनोटॉमिक के लिए है। अगर ये मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी मोनोएटॉमिक गैस में जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और डायटॉमिक में उससे थोड़ी सी कम होगी और पॉलीएटॉमिक में इन दोनों से कम होगी। तो ये रिलेशन आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें जी, डेंसिटी आपने फार्मूला अभी देखा है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि डेंसिटी के साथ जो है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, ये उस सूरत में होगा अगर E कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर E कांस्टेंट हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि E क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर E यानी इलास्टिक मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट हो तो उस सूरत में फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा कि V1 ओवर या V2 लिख लें, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू ρ1 ओवर ρ2 और इसका स्क्वायर रूट। ये आपने फार्मूला याद रखना किस सूरत में, अगर इलास्टिक मॉडुलस कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि सवाल भी आ जाता होता है कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में से स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होती है। तो हम डेंसिटी के लिहाज से बताते हैं। डेंसिटी जो है मॉइस्ट एयर की वो कम होती है किससे जी, ड्राई एयर की डेंसिटी से, ठीक है। तो अगर ये कम होती है तो इनवर्स रिलेशन की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है किस में, मॉइस्ट एयर में, ठीक है, मॉइस्ट एयर में क्या होगी जी, ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, ड्राई एयर की निस्बत, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है इसको, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं रिलेशन किन दो चीज़ों के दरमियान में जी, टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान में। टेम्परेचर के साथ कैसे इसका रिलेशन बनेगा, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है बच्चे डायरेक्ट, और टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, V2 ओवर V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 ओवर T1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब सवाल इस तरीके से आता है कि अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को डबल करना चाहते हैं या ट्रिपल करना चाहते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जनरल फार्मूला हमारे पास यूज होता है, कॉमन फार्मूला है बहुत ही, जो कि क्या है कि T इज इक्वल टू n स्क्वायर T1, ठीक है। यहाँ पे वो दे देंगे जी, पहले टेम्परेचर था T1 इतना, अब हम क्या करना चाहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को डबल करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। अगर वो कहते जी स्पीड ऑफ साउंड को ट्रिपल करना चाहते हैं, टेम्परेचर अभी इतने बाद में कितना करना चाहिए हमें, तो आप n की जगह 3 पुट कर देंगे और आपके पास पता चल जाएगा आपको कि कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। वैक्यूम के लिए बात करें तो वैक्यूम के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है बच्चे, वो होती है 0, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड 0 होती है, क्योंकि देखें ये जो साउंड वेव है ये कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव की एक टाइप है जिसको मीडियम रिक्वायर होता है, और वैक्यूम में अगर मीडियम ही नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर स्पीड ऑफ साउंड तो 0 होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो सोनिक वेव्स होती हैं इनकी स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड साउंड की स्पीड से थोड़ी ज़्यादा होती है। अभी तो हमने ये देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब ये देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। तो इनडिपेंडेंट है इन तमाम चीज़ों से, कौन कौन सी जी, हम कह सकते हैं पिच पे भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड नहीं करती, इसी तरीके से आप ये देख लें कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती और प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन ने कौन सा फार्मूला कैलकुलेट किया था और वो कैलकुलेशन किस बेस पे थी स्पीड ऑफ साउंड की। तो चलिए हम बात करते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में साउंड जा रहा होता है, इनमें से कंप्रेशन से हीट ट्रांसफर हो जाती है कूलर रीजन यानी रेयरफैक्शन की तरफ, ठीक है। और ये जो हीट ट्रांसफर होती है इसमें टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, यानी ये जो प्रोसेस है
ये किस तरह होता है, आइसोथर्मली होता है, ठीक है। जब भी साउंड प्रोपेगेट कर रहा होगा तो आइसोथर्मली प्रोपेगेट कर रहा होगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था जी न्यूटन ने, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और हीट ऑफ कंप्रेशन कहाँ जाएगी, रेयरफैक्शन की तरफ। तो उसने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था वो कुछ इस तरीके से था, V इज इक्वल टू P ओवर रो। और जब उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे P ओवर रो की वैल्यू निकाली तो वो कुछ इस तरीके से आई आपके सामने जी, V इज इक्वल टू 228 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत कम है। जो V एक्सपेरिमेंटल थी वो कितनी थी, 332 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें एरर आ रहा था कुछ ना कुछ। कितना एरर आ रहा था जी, 16% एरर आ रहा था। इसलिए इसको कबूल नहीं किया गया, क्योंकि 5% तक एरर फिर भी अलाउ होता है। तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला गलत साबित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ जी, लैपलास ने इसकी करेक्शन पेश की। लैपलास ने क्या करेक्शन पेश की, लैपलास ने कहा कि ये जो मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है ये आइसोथर्मली नहीं करती, बल्कि ये एडियाबैटिकली जो है ना वो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडियाबैटिकली, ठीक है। एडियाबैटिकली यानी हीट ऑफ कंप्रेशन जो है ना वो सेम रहती है, वो नहीं चेंज होती, ठीक है। तो हीट कहाँ रहेगी, कंप्रेशंस में कन्फाइंड रहेगी। तो जब लैपलास ने फार्मूला में थोड़ी करेक्शन की तो उसने क्या कहा कि जी यहाँ पे क्या होगा, जो फार्मूला होगा V इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, गैमा का स्क्वायर रूट आप अलहदा करें और P ओवर रो का क्या कर लें, अलहदा कर लें। अब गैमा की जब ये वैल्यू निकाली, गैमा की वैल्यू क्या है जी, फर्ज कर लें यहाँ पे 1.40 पुट कर दें, ठीक है। 1.40 पुट कर दें, ठीक है। और उसके साथ P ओवर रो की पहले ही निकाली हुई थी न्यूटन ने 228। ये जो स्पीड है ये बराबर आ गई 333 मीटर पर सेकंड के तकरीबन, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। तो लैपलास का जो फार्मूला था वो करेक्ट माना गया, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एक और फर्क मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि न्यूटन के केस में आइसोथर्मली जो है वो प्रोसेस चल रहा था, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या करेगा बच्चे, होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में बॉयल्स लॉ होल्ड कर रहा था, इस केस में बॉयल्स लॉ होल्ड नहीं कर रहा था, इसलिए PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिखा, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।